ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे। जी हां, दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का खुद वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया। परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया उन्होंने। बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ बैठकें चल रही है, कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, इस समस्या के हल को ढूंढने की। तो वहीं दूसरी तरफ तनाव के बीच सेना प्रमुख वहां पर पहुंचे, दक्षिण पेंगोंग और अन्य जगहों पर जाकर वहां पर उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया। ये बड़ी खबर, बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच अलग अलग स्तर पर बैठकों का दौर भी जारी है और इसी बीच सेना प्रमुख लद्दाख पहुंच गए। पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह न्यूज़ वन इंडिया के और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बरकरार है, ऐसे में तमाम स्तर पर बैठकें भी लगातार हो रही है, हालांकि कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। अब सेना प्रमुख का वहां पर पहुंचना क्या दिखाता है, किस ओर इशारा करता है? देखिए, दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हैं कि भारत ने और भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अब और नहीं। हाँ। अभी तक ऐसा होता रहा है कि चाइना अपनी मनमानी करता था और एलएसी का जो बफर जोन था, हम उस जोन की बात कर रहे हैं जहां पर हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी पेट्रोलिंग करते थे। कभी कभी आमना सामना होता था तो फिर हम पीछे हो जाते, वो पीछे हो जाते थे। ये इन्होंने एलएसी की जो विचारधारा है, जो लाइन है, उसको बदलने की जो ये रात की रात और अक्षमात जो कोशिश की जाती है चाइना की तरफ से, पीएलए की तरफ से, तो भारत ने साफ कर दिया है कि अब ये नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। आपको याद होगा कि सीडीएस ने पहले ही बोल दिया था करीब एक हफ्ते पहले कि हम अगर जरूरत पड़ेगी सैन्य बल की उनको पीछे करने के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ। तो ये साफ साफ संदेश जा चुका है। जी ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बातचीत की टेबल पर तो भारत ही मजबूत नजर आता है। काला टॉप के बाद अब फिंगर फोर क्षेत्र पर भी कब्जे की जो बात कही जा रही है, जिस वजह से चीन को बेचैन कर दिया है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो कि हाँ। अभी तक क्या होता था। अभी तक यही होता था कि वो आगे बढ़ते जाते थे और हम पीछे हटते थे। हाँ। और उसके बाद एलएसी की जो धारणा है वो बदलते थे। हाँ। और पब्लिक डोमेन में बात नहीं आती थी। अभी हाँ। यूपीए गवर्नमेंट में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी। इस बार गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको पीछे जाना ही होगा। इसलिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। गलवान की घटना से सबक लेते हुए हर उन स्थानों पर भारतीय सेना ने अपने भारी संख्या में जवानों को तैनात किया है और जो हल्के टैंक हैं उनको वहां तक तैनात किया है, जहां पर वो उनके कब्जे की कोशिश थी। उस कब्जे को रात में 30-31 की दरमियानी रात को नाकाम कर दिया गया, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। हाँ। और एक ऐसी चोटी पर हमारा कब्जा हो गया है जहां पर हम स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी स्ट्रांग पोजीशन में हैं। ठीक है, जिस तरह से जानकारी आ रही है सर कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख की 2 दिवसीय यात्रा पर है, तो क्या कुछ इन दोनों दिनों के दौरान देखा जाएगा? क्या किसी स्तर पर इनके बीच कोई बातचीत भी होगी? क्या कुछ इनकी शेड्यूलिंग रखी गई है दोनों दिनों के लिए? देखिए, ऐसा है कि वो वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए हैं कि अकस्मात अगर हमें सैन्य बल का प्रयोग करना पड़े तो हमारी तैयारी कैसी है। जैसे कि अगर ऐसी स्थिति आ नहीं पड़े, हाँ। तो अगर उधर से कोई अटैक होता है तो हम कितने तैयार हैं। हाँ। और सैनिकों में जोश भरने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सेना आपके साथ है, आपके साथ नेतृत्व है, देश का नेतृत्व आपके साथ है। तो इसलिए नरवाने गए हैं कि वहां पर कोई चूक न होने पाए। और जो 240 किलोमीटर का डीएसडीपीओ रोड बन रहा है, जिसको लेकर के चाइना बहुत बेचैन है, जो समानांतर है एलएसी के लद्दाख में, जाहिर तौर पर चाइना की जितनी भी साजिशें हैं वो हिंदुस्तान नाकाम पर नाकाम करता जा रहा है, जिस वजह से चाइना इतना बौखलाया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे बात करेंगे अब कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस नोटिस किए गए हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 83,883 नए मरीज सामने आए हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये नए केसेस हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1045 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत की भी खबर है और अब तक देश में 38,53,407 मरीज, 8,15,538 देश में एक्टिव मरीज हैं और 29,70,493 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। हालांकि 67,000
376 मरीजों ने अब तक इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आने के बाद, इस महामारी की चपेट में आने के बाद अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन पिछले 24 घंटे में किसी भी देश में अब तक के ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं हिंदुस्तान से। बढ़ते खबरों में आगे खबर बाराबंकी से, जहां पर हिरासत में लिए गए हैं अजय कुमार लल्लू। जी हां, किसानों से दरअसल अजय कुमार लल्लू मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू। किसानों की जमीन अधिग्रहण में भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया और इसी के मद्देनजर वहां पर संबंधित किसानों से वो मिलना चाह रहे थे। लेकिन बाराबंकी के डाक बंगला अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लेने के बाद लाया गया है। कि देखिए तस्वीरें उसी समय की जब अजय कुमार लल्लू अपने कुछ अन्य साथी नेताओं के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर उनकी बातचीत फिर हुई। जो संबंधित पुलिसकर्मी थे वहां पर, जो तैनात थे वहां पर, जिन्होंने उन्हें मना किया कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते हैं, आप किसानों से नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद फिर अजय कुमार लल्लू को यहीं से हिरासत में ले लिया गया और बाराबंकी के डाक बंगला अजय कुमार लल्लू को लाया गया है। उनके अन्य तमाम जो साथी हैं उन्हें भी वहीं पर लाया गया है। फिलहाल तो किसानों के जमीन अधिग्रहण मामले में भेदभाव के आरोप के साथ अजय कुमार लल्लू किसानों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने अजय कुमार लल्लू इसमें अपने कांग्रेस के अन्य तमाम साथियों के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी भी, ये देखिए वीडियो भी सामने आया है और यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है कि वो आगे ना आए, आगे ना बढ़े, उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना वहाँ पर ना दिया जा सके। लेकिन अजय कुमार लल्लू बार बार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ ज़मीन अधिग्रहण को लेकर भेदभाव किया गया है और जो भी किसानों के बीच मतभेद है उसके मद्देनजर उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया गया। बाराबंकी से हमारे साथ संवाददाता शिवम जायसवाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवम, फिलहाल तो हिरासत में अजय कुमार लल्लू को रख लिया गया है, उनके अन्य तमाम साथी कहाँ हैं और फिलहाल किस तरह की ताजा परिस्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है? जी बिल्कुल सुपा, अगर मैं आपको बता दूं, ये जो अजय कुमार लल्लू हैं ये अयोध्या जा रहे थे, किसानों की समस्याओं को लेकर जा रहे थे। इन्हें यहाँ पर अहमदपुर टोल प्लाजा के पास रोका गया है और इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनको बाराबंकी के डाक बंगले पर लाया जा रहा है, वहां पर ये मौजूद हैं और इनके जो तमाम साथी, क्योंकि बाराबंकी से जो सांसद, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया हैं वो भी मौजूद हैं उनके साथ। यहाँ पर बाराबंकी में आ गए और उनसे बातचीत की जा रही है। जो ये जा रहे थे वहां पर, अयोध्या जा रहे थे। हाँ। और ये अयोध्या में जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो भूमि अधिग्रहित की गई थी उसी की समस्या को लेकर वो अयोध्या जा रहे थे। लेकिन फिलहाल बाराबंकी में इनको रोक लिया गया है और इनसे बातचीत यहाँ पर की जा रही है। जी शिल्पा, ठीक है, बातचीत यहाँ पर की जा रही है। पीएल पुनिया भी उनके साथ है, अजय कुमार लल्लू उनके साथ अन्य तमाम कांग्रेस के साथी भी मौजूद हैं। ऐसे में फिलहाल आगे किस तरह की संभावना नजर आ रही है? हिरासत में तो वो ले लिए गए हैं, बातचीत लगातार जारी है, लेकिन अगर कुछ सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे क्या किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है। अजय लल्लू का साफ तौर पर यहाँ पर आरोप है कि जो अयोध्या में किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण हुई, जो ये मामला है, ये कानून में भेदभाव कर रही है। जो मतलब इनका आरोप है यहाँ पर कि जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो भेदभाव कर रही है सरकार, उसी के लिए वो यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं और ये अयोध्या जा रहे थे। फिलहाल यहाँ पर रोक लिया गया है। लल्लू की खुली चुनौती, कहा कि किसानों के हक के लिए लाठी भी खाएंगे और जेल भी जाएंगे वो। लेकिन अभी यहाँ पर जो उनसे अधिकारी है, यहाँ पर एसडीएम सदर अभय पांडे, वो भी लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर सांसद पीएल पुनिया भी साथ में उनके मौजूद हैं और मतलब जो रोका गया है उसके लिए यहाँ पर लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। अभी इस पर नजर लगातार बनी हुई है हमारी, जैसा भी अपडेट होगा देते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। इस मुद्दे को भुनाने के लिए, इस मुद्दे पर कांग्रेस चाहती है कि किसान उनके सपोर्ट में आए और जाहिर तौर पर ये तभी संभव होगा जब किसानों से मुलाकात करेंगे, उनको उनकी समस्या को लेकर आवाज उठाने की बात कहेंगे। शिवम जी,
वो देखिए, इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ऐसा भेदभाव किसानों के साथ धोखा है और सभी किसानों को समान दर से भुगतान हो, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। हिरासत में लिए जाने के दौरान बाराबंकी पुलिस और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच तीखी बहस भी यहाँ पर लगातार हुई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरह पुलिस से और मोर्चा अजय कुमार लल्लू संभाले हुए नजर भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है शिवम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पल पल के अपडेट्स हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक और खबर बाराबंकी से, प्रधानपति पर सरेराह हमला यहां पर बोला क्या है। प्रधानपति और उसके बेटे की जमकर पिटाई की गई। शांत कराने की कोशिश पर पुलिस को भी पीटा गया, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। असंद्रा थाना क्षेत्र के देवीगंज चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस को भी नहीं बख्शा जाता, पुलिस को भी पीटा जाता है, पुलिस पर भी हमला बोला जाता है। असंद्रा थाना क्षेत्र के देवीगंज चौराहे पर यह पूरा मामला हुआ है। प्रधानपति और उसके बेटे को जमकर पीटा गया। शिवम जायसवाल लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। शिवम, क्या है पूरा मामला, वजह क्या रही विवाद की, किस वजह से इतनी मार पिटाई हुई वहां पर, और पुलिस जब वहां पर बीच बचाव करने पहुंची, शांत कराने पहुंची, तो फिर पुलिस को भी पीटा गया? शिवम, आवाज मिल पा रही है? तो दोबारा शिवम से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया वहां पर कि प्रधानपति और उनके बेटे को पीटा गया, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला बोला, और अब तक पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कर पाई है? फिलहाल तो थाना असंद्रा की ये तस्वीरें आपके सामने, यहाँ के एक चौराहे पर ये पूरा मामला हुआ। प्रधानपति और उसके बेटे को पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश की बात कह रही है। खबर अब बदायूं से, थाने से बदमाश के फरार होने का मामला। मुंशी और पहरे पर तैनात सिपाही निलंबित किए गए, केस भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया और एसएसपी ने सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस मामले में एसओ पर भी लटकी है तलवार, दूसरे लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गिर सकती है गाज। सीओ उजानी के नेतृत्व में कई जगह पर दबिश दी गई। 10,000 का इनामी गैंगस्टर थाना कादर चौक के अंदर से फरार हो गया था। यहां पर वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। अभी तक राजीव और राजू नाम के बदमाश का भी पुलिस कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई, जिस वजह से पुलिस की इस लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कई पुलिसकर्मियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है। थाने से बदमाश कैसे फरार हो जाता है, कैसे उसे फरार होने दिया जाता है, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की चूक को लेकर तमाम तरह के सवाल यहां पर पुलिस को ही घेरे हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अब अलीगढ़ से, जहां पर 3 साल पहले हुई हत्या का खुलासा हुआ है। 1 लाख सुपारी देकर हत्या करने वाला गिरफ्तार किया गया। हत्या करने वाला आरोपी 8 महीने पहले ही खुदकुशी कर चुका है। पुलिस ने हत्या की सुपारी देने वाले को जेल भेज दिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 10 जुलाई 2017 को गंगागढ़ी गांव के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी और इसी मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। 10 जुलाई 2017 की यह घटना, यह हत्याकांड, 3 साल पहले हुई हत्या का खुलासा, 1 लाख सुपारी देकर हत्या कराने वाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने वाला आरोपी 8 महीने पहले ही खुदकुशी कर चुका है, लेकिन जिसने सुपारी दी थी, जिसने 1 लाख रुपए दिए थे, उसे अब फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए इस पूरे हत्याकांड का गिरफ्तार कर लिया है। 10 जुलाई 2017 की हत्याकांड का ये मामला। तो 3 साल पहले हत्याकांड का ये मामला, जिसका खुलासा पुलिस ने अब किया है, और 10 जुलाई 2017 को जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें 1 लाख की जिस शख्स ने हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी, उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो शख्स आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस ने हत्या की सुपारी देने वाले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
वही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में रिश्वतखोरी का मामला। जी हां, ड्राइवर और अवर अभियंता ने रिश्वत ली है, ये जानकारी सामने आ रही है। 1.5 लाख की रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एडीए वीसी मनमोहन चौधरी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला उनके प्रकाश में आया, उनके संज्ञान में आया। ड्राइवर और अवर अभियंता को पद से हटा दिया गया। विभागीय जांच के लिए फिलहाल एक टीम का गठन कर दिया गया है। ये टीम तमाम पहलुओं की जांच करेगी, किस अधिकारी की कितनी इसमें संलिप्तता है, इस बारे में तफ्तीश की जाएगी। ड्राइवर और अवर अभियंता ने रिश्वत ली है, ये जानकारी सामने आ रही है। 1.5 लाख की रिश्वत लेने का ये मामला है। इसके मद्देनजर वीडियो वायरल हो रहा है। एडीए वीसी मनमोहन चौधरी तक ये मामला जा पहुंचा है। उन्होंने इस मामले में संज्ञान के लेने के बाद जांच के लिए एक टीम का गठन किया है जो विभागीय जांच करेगी। तो वीडियो वायरल हुआ है, तो उस वीडियो में हमारे अवर अभियंता हैं और एक ड्राइवर है, और ड्राइवर के द्वारा पैसा दिया गया है 1.5 लाख रुपए। और उसमें जो प्रकरण है ये हमें हमारी संज्ञान में रात में आया था। तो इसमें मैंने ओएसडी जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको जांच अधिकारी बना दिया हूँ। 1 सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगा हूँ, और जो संबंधित हमारे अवर अभियंता से संपूर्ण काम हटा लिया गया है, कार्य से विरत कर दिया गया है, और ड्राइवर को हटा करके कार्यालय अटैच कर दिया गया है। किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा था? अब इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ड्राइवर और क्या कहते हैं अवर अभियंता के कुछ लेन देन का प्रकरण है। जो वीडियो तो ड्राइवर और अवर अभियंता के बीच पैसे के लेन देन का ये मामला, रिश्वतखोरी का ये मामला जो एडीए के उपाध्यक्ष चौधरी तक पहुंचा, और अब फिलहाल इस मामले में टीम का गठन करने की बात उनकी तरफ से कही गई जो विभागीय जांच करेगी, और उसके बाद तमाम तथ्य सामने रखे जाएंगे। जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी उपाध्यक्ष जी कहते नजर आए। खबर लखनऊ से। अयोध्या के विकास लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। अयोध्या जोन के अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक लेंगे। इस बैठक में अयोध्या के विकास को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। सारी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते नजर आएंगे। आस्था को लेकर, पर्यटन के साथ साथ व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर केंद्र भी अयोध्या में बनाए जाएंगे। इसके मद्देनजर बैठक के ये भी केंद्र रहेंगे, इन पर भी विस्तार से बातचीत होगी। सारी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों से लेते दिखेंगे। अब तक कितने काम हुए हैं, कार्यों का स्तर कहां तक पहुंचा है, कहां क्या कमी पेशी रह गई है, इनको लेकर समीक्षा और आगे उठाए जाने वाले कदमों का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, प्रेजेंटेशन होगा। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बात करेंगे। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि 2021 में लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक अयोध्या आ सकते हैं। ऐसे में इसके मद्देनजर संभावित पर्यटकों को देखते हुए उसके अनुरूप वहां पर सुविधाएं विकसित करने पर जोर है। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है क्योंकि 2021 में जब पर्यटन की दृष्टि से जब राम भक्त वहां पर पहुंचेंगे, दर्शन करने के लिए लोग तमाम पूरी देश से, पूरी दुनिया से वहां पर लोग आने शुरू होंगे, उस दौरान संभावित पर्यटकों को देखते हुए उसके अनुरूप सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाना सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु आज की इस बैठक में होने वाला है। और क्या कुछ आज इसमें बात होगी और किन किन मुद्दों पर समीक्षा होगी? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि पूजन के साथ ही अब यह तय हो गया है कि भव्यतम राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों करोड़ जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है भगवान राम का मंदिर, और ऐसे में अयोध्या में चूंकि भगवान राम की जन्मस्थली है और जब वहां मंदिर बनेगा तब वहां पर करोड़ों श्रद्धालुओं के वहां पर आने की संभावना है। और इसको लेकर के अगर वहां पर श्रद्धालु आएंगे तो उसके हिसाब से आपको सुविधाओं को विकसित करना होगा
और इसीलिए एक पूरा खाका खींचा गया कि 2021 तक वहां पर 2.5 करोड़ पर्यटक आ सकते हैं और 2031 तक वहां पर 6.5 करोड़ पर्यटक आने की जो है, श्रद्धालु आने की संभावना है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपके 6.5 करोड़ जहां पर श्रद्धालु आएंगे तो उनके हिसाब से आपको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी भी आपको वहां पर देनी होगी, और इसी को लेकर आस्था और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के तौर पर अब अयोध्या को विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही अयोध्या को चमकाने की शुरुआत कर दी थी, या कहीं 2017 में जैसे मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पर, उसी के बाद से उन्होंने अयोध्या के कई बार दौरे किए। अयोध्या के क्षेत्र को, जो फैजाबाद और अयोध्या अलग अलग क्षेत्र था, अयोध्या को पहले नगर निगम घोषित किया, उसके बाद अयोध्या पूरे फैजाबाद और अयोध्या को मिला करके उसको नाम अयोध्या किया। उसके बाद एक ब्रीफ डेवलपमेंट का एक खाका खींचा गया, कैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी से प्राप्त जो है आपका रेलवे स्टेशन, इस तरह के तमाम वो फैसिलिटी डेवलप करने की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है, और आज उसी की समीक्षा और आगे उठाए जाने वाले कदमों का प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। 5 बजे अयोध्या के अधिकारियों के साथ भी रूबरू होंगे और इसके साथ ही सूबे के अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री समीक्षा, यानी कि अयोध्या का पूरी तरह से काया पलट हो जाएगा और इसके मद्देनजर तेजी के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, पूरी अयोध्या को चमकाने की तैयारी है। सरयू घाट के, सरयू तटों से लेकर के राम मंदिर तक पूरा, आप जहां भी अयोध्या के अंदर दाखिल होंगे आपको वो आध्यात्मिक अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि मानो आप त्रेता युग में वापस लौट गए हैं। आपको उस पूरे अयोध्या के अंदर आपको वो आध्यात्म के आपको दर्शन होंगे। इस तरीके से उस पूरे अयोध्या की नगरी को बसाने की और बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। आपने देखा होगा लगातार दीप यज्ञ के जरिए अयोध्या के सरयू घाटों को जिस तरीके से कायाकल्प किया गया वो अपने आप में अद्वितीय था, और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अयोध्या को उसी तरीके से चमकाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर बलिया से, जहां पर पुलिस पर भीड़ का पथराव। जी हां, लाठीचार्ज करने पर गुस्साई भीड़ का पथराव में एडिशनल एसपी घायल हो गए हैं और तकरीबन आधा दर्जन बाइक भी वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। बाइकों को भी वहां पर नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये घटना घटी। दक्षिणी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह पर दरअसल पैसा लेकर युवक को पीटने का आरोप लगा था। पिटाई से नाराज लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया। काफी देर तक वहां पर हो हंगामा हुआ। जाम खुलवाने जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस ने भी वहां पर जब लाठीचार्ज किया तो फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। रसला थाने के कोटवाली मोड़ का ये मामला है। पुलिस वहां पर जब लाठीचार्ज कर रही थी तो इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से भी पुलिस पर हमला बोला गया। गुस्साई भीड़ ने वहां पथराव पुलिस की टीम पर कर दिया। तो इस तरह से पुलिस पर भीड़ का ये पथराव, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ फॉर इंडिया पर आप देख सकते हैं। बलिया से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरह से वहाँ पर कई बाइक जो रोड पर खड़ी हुई थी उन्हें भी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और वहाँ पर भीड़ गुस्सा हो गई और गुस्साई भीड़ ने वहाँ पर पुलिस की टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ पर पुलिस अधिकारी पर पैसा लेकर एक युवक को पीटने का आरोप लगा था, जिसके बाद युवक के परिजन और आसपास के लोग इसी बात को लेकर वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, पुलिस से सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे। और जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, भीड़ को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू किया, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रसला थाने के कोटवाली मोड़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और पुलिस की तरफ से जब लाठीचार्ज किया गया उसके बाद भीड़ ने गुस्सा होकर पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मनोज इस समय हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या कुछ हुआ वहां पर? शुरुआत कैसी हुई? क्या कुछ वजह रही? क्या कहा जा रहा है? जी, ये शिकायतकर्ता जो था पहुंचा तो वहाँ पुलिस चौकी पर, लेकिन वहाँ तैनात धर्मेंद्र सिंह दीवान पैसे के लेन देन में विपक्षी से लेन देन के लिए इस ऊपर जो है हमलावर हो गए
और जो घायल है उसको बुरी तरह से मारे, इतना मार दिए कि वो अधमरा हो गया। जी। और इसके बाद से वहां उग्र जनता ने जाम कर दिया। जाम करने के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। मौके पर हम लोग मौजूद हैं और भीड़ वैसे ही एकत्र है। उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब किसी तरह की आगे की बातें नहीं बनी है। अभी आगे कोई पहल नहीं हो पाई है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबर अब कानपुर से, जहां पर आर्थिक तंगी के चलते एक दंपत्ति ने अपनी जान दे दी है। जी हां, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फांसी लगाकर पति और पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। लॉकडाउन से दरअसल पति की नौकरी छूट गई थी, इस वजह से आर्थिक तंगी से ये परिवार घिर गया था और आर्थिक तंगी के चलते घर में झगड़ा होने लगा था, विवाद होने लगा था, जिस वजह से इस दंपत्ति ने एक कदम उठाया। आर्थिक तंगी के आगे ये परिवार हार गया। तस्वीर आपके सामने पति और पत्नी की, जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पति की नौकरी चली गई थी और नौकरी चले जाने के बाद आर्थिक तंगी ने इस परिवार को घेर लिया था। रोजगार ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, सैलरी ना मिल पाने की वजह से घर में विवाद होता था और इसी से परेशान होकर पति और पत्नी दोनों ने ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अश्विनी निगम हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या है पूरा मामला? अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आ पाए हैं? देखिए, अभी तक जो मामला निकल के आया है कि जो राकेश कुमार थे वो जो कोरोना के चलते हुए उनकी जॉब छूट जाने की वजह से आर्थिक तंगी चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने आज अपनी पत्नी देर रात अपनी पत्नी के साथ फांसी लगाकर जान दे दी और इसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका अश्विनी इस पूरी